दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, प्रोसेस कॉस्टिंग चूंकि बड़ा चैप्टर है तो ये प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 का भी शुरू मतलब केस 1 तक इसका एक टेस्ट दे दें, फिर अभी 2-3 दिन, फिर अगले हफ्ते प्रोसेस 2 का कर लेंगे, है जी। अच्छा, ये लेक्चर 39 का है मेरे ख्याल में, पर केस 1 जहां तक मैंने कराया था वो जरा देख लो लेक्चर, यानी पहले से प्रोसेस के पहले से शायद 40 तक होगा मेरा ख्याल है। कल परसों जब भी फ्राइडे को दे दें, सैटरडे को दे दें, थर्सडे को दे दें, जब मर्जी दे दें बस टेस्ट। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग वालों के लिए ये क्लास थोड़ी छोटी लग रही है, बस कुछ ऑफ कैमरा बातें समझा रहा था कॉम को, तो इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग लेट ऑन की है जी। प्रोसेस 1 ही कह लें, प्रोसेस 2 का हुआ भी तो वो शुरू ही, यानी ये केस 2 से पहले केस 2 नहीं। कल एक सवाल दिया था स्प्रिंग बाइस और आपने किया भी होगा। एक मसला जो होता है अक्सर वो बता देता हूं, उसके अलावा आपने पूछना है तो जरूर पूछिएगा। एक बहुत कॉमन मसला ये है कि नया मटेरियल कब ऐड होता है? हाँ जी, इंस्पेक्शन के बाद। इंस्पेक्शन कब होती है, यानी स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन क्या है? ये कहां लिखा है? मटेरियल इज एडेड एट 60% कंप्लीशन, तो मटेरियल एडिशन तो 60% आ गई। आफ्टर इंस्पेक्शन, तो इंस्पेक्शन कब होती है? कितना पहले? 59, 58, 50। देखिए, अगर आप सिर्फ इसको ऐसे आइसोलेशन में सोचेंगे ना कि इंस्पेक्शन के बाद, तो इंस्पेक्शन कब हो रही है तो बताया ही नहीं, लेकिन सेंटेंस की कंटिन्यूटी है, पूरा सेंटेंस चल रहा है। अगर ये कहा जाए कि 10:30 FR2 की क्लास खत्म होती है, उसके बाद कॉस्ट होती है, फुल स्टॉप, तो अगर मैं ये जुमला बोलूं कि FR1 FR2 के बाद होती है, तो बात तो ये भी सही कर रहा हूं मैं। मेरी बात दोबारा सुने, अगर मैं कहूं आप में से जो बच्चे FR1 में होते हैं FR1 FR2 के बाद होती है, तो बात सही है? सही है भाई, FR1 होती है 2 बजे, FR2 10:30 खत्म हो जाती है, तो बात तो सही है कि FR1 FR2 के बाद होती है। लेकिन अगर मैं सेंटेंस ये बोल रहा हूं कि FR2 10:30 खत्म होती है एंड कॉस्ट उसके बाद होती है, फुल स्टॉप, तो 2 बजे होती है, 10:30 ही होती होगी, क्योंकि सेंटेंस की कंटिन्यूटी चल रही है। इन्होंने कहा है कि इंस्पेक्शन के बाद न्यू मटेरियल ऐड होता है जब प्रोसेस 60% होता है, तो ये जो पूरा जुमला बन रहा है इन दोनों में बात 60% की हो रही है, तो 60% पे इंस्पेक्शन होती है और इंस्पेक्शन के बाद नया मटेरियल डाल देते हैं, तो इसलिए इंस्पेक्शन स्टेज भी 60% ही है। तो ये इसको कॉमन सेंस कहें, अंग्रेजी की सेंस कहें, एक सेंटेंस के अंदर 2 बातों का जिक्र है और दोनों के साथ 60% लिखा हुआ है, तो फिर इंस्पेक्शन स्टेज भी 60% ही है। एक ये मसला है, और मेरे ख्याल में यही मसला होता है नॉर्मली। आपने जिन्होंने किया है कुछ पूछना है तो बताएं। ये कैसे पता प्रोसेस 2 का सवाल है लिखा हुआ है? ये कैसे पता कि केस 2 है? क्योंकि नए मटेरियल की भी क्वांटिटी दी हुई है। ये कैसे पता कि वो 0.4 वाला सिनेरियो हो कि 0.5 वाला? इंस्पेक्शन नए मटेरियल से पहले हो रही, तो इसलिए ये 0.5 वाला सिनेरियो। आप बताएं इसमें और कुछ पूछना है जिन्होंने किया है? जिन्होंने किया है कुछ पूछना है तो बताइए। जी, तो 0 है। नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू, एवरेज रेट निकालेंगे। हाँ, तो स्क्रैप वैल्यू नहीं है तो ऊपर 0 आ जाएगा, नीचे तो नॉर्मल लॉस के यूनिट्स होंगे माइनस। अच्छा, इसका ना एक थोड़ा सा मुश्किल वर्जन है, वो होमवर्क नहीं, वो होमवर्क मैं दूंगा कल। आप केस 3 का एक होमवर्क कराइए,
तो ताकि केस 3 भी अलाइव रहे। आज होमवर्क जो दे रहा हूं वो केस 3 का है, कल फिर ना यही केस 2 का एक और होमवर्क दे दूंगा, वो काफी गहरा है। अभी केस 3 का एक होमवर्क कराइए आज, स्प्रिंग 23। स्प्रिंग 23 मेरी बुक में है, क्वेश्चन 3, रफीकी इंडस्ट्री लिमिटेड। अच्छा, इस सवाल की जरा शक्ल देखिएगा, पहुंचे तो बताता हूं। स्प्रिंग 23 अटेम्प्ट का सवाल है, रफीकी इंडस्ट्री लिमिटेड। पहुंचे तो एक चीज बतानी, पहुंचे। डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी दोनों का डाटा है, डबल सवाल हो गया। दोनों का डाटा है, यानी प्रोसेस 1 का भी सवाल है, प्रोसेस 2 का भी सवाल है। अच्छा, प्रोसेस 2 यानी डिपार्टमेंट बी वाला टेबल देख के बताना है आपने, फौरन ना बताएं, पहले खुद असेस कर लें। कहूंगा तो बोलिएगा, अभी ना बोलिएगा। डिपार्टमेंट बी वाला पोर्शन देख के पहले खुद सोचना है आपने कि केस 1 है कि केस 2 है कि केस 3 है। अभी बोलिएगा नहीं। हाँ जी, वैसे तो मैंने कह ही दिया था केस 3 का होमवर्क दे रहा हूं, लेकिन क्यों? क्योंकि आप डिपार्टमेंट बी में देखें, एक लाइन लिखी हुई है रिसीव्ड फ्रॉम ए, ये तो हो गया ट्रांसफर इन। 140,000 यूनिट्स हैं और इनके आगे सवालिया निशान क्यों लगा है? क्योंकि वो तो आपको खुद पार्ट ए, डिपार्टमेंट ए सॉल्व करना है। और उससे नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ है कॉस्ट फॉर द मंथ, जिसमें मटेरियल के कॉलम में 194,000 अमाउंट लिखी हुई है, लेकिन उसके साथ यूनिट्स, तो इसलिए केस 3 के रिसीव फ्रॉम ए के अलावा भी मटेरियल कॉस्ट है, तो न्यू मटेरियल है लेकिन उसके साथ यूनिट्स नहीं लिखे हुए, इसलिए केस 3। तो ये केस 3 का सवाल है, ये सवाल होमवर्क है बेटे। इसमें कोई खास गहरी बात नहीं है, ये हो जाना चाहिए। नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू का एक छोटा सा मजे का पॉइंट था, तो ठीक है, करें होमवर्क। ये होमवर्क है। कल फिर एक और केस 2 का गहरा सवाल होमवर्क दूंगा। इस चैप्टर के मैंने ना 3 हिस्से बांटे थे, इस चैप्टर के 3 हिस्से बांटे थे, और एक हिस्सा था हम कॉस्ट की कैलकुलेशंस कर रहे थे, बहुत हो गई, बहुत कर ली। दूसरा हिस्सा जॉइंट और बाय प्रोडक्ट, इस पे आते हैं। जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स, इसमें भी हमने कैलकुलेशन ही करनी है, और जो अभी तक कर रहे थे वो सब भी है। जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स, इसमें भी पहले जॉइंट बता देता हूं, बाय फिर उसके बाद, पहले जॉइंट प्रोडक्ट्स करते हैं। पहले जॉइंट प्रोडक्ट्स। जॉइंट प्रोडक्ट्स जुड़े होते हैं आपस में, बाय 1 गेट 1 फ्री, 2 साबुन एक पैकेट में डाल के टेप लगा के बेच दिए तो जॉइंट प्रोडक्ट हो गए। जब बनते हैं तो वो एक प्रोसेस का आउटपुट होते हैं। अच्छा, ना आपको ये सब डिटेल आती है ना मुझे आती है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। हो सकता है अगर आप में कोई टेक्निकल बैठा हो जो उसमें फ्लॉ निकाल दे तो कोई बात नहीं, पॉइंट समझ आ जाए, बहुत है। उबला हुआ दूध लेते हैं प्रोसेस में जी, बल्कि उबाल लेते हैं। चलो, प्रोसेस 1 में हमने दूध डाल के उबाल लिया। अब जब दूध उबाल लिया और उसको ठंडा किया तो उसके ऊपर आ गई मलाई, तो मलाई को कर लें साइड पे। इस प्रोसेस 1 में दूध हमने उबालना है, उसका जो आउटपुट निकलेगा उसमें मलाई कर लेते हैं अलग और उबला हुआ दूध कर लेते हैं अलग। ये मलाई
भी इसका आउटपुट है और ये दूध भी आउटपुट ही है, लेकिन चूंकि एक प्रोसेस से दोनों निकले हैं इसलिए इनको जॉइंट प्रोडक्ट्स कहेंगे। और प्रोडक्ट इसलिए कि हो सकता है कि ये आगे एक प्रोसेस 2 में जाके मजीद इसमें कोई केमिकल डाल के, तो नहीं मिल्क शेक पहले बना लिया, प्रोसेस 2 में जाए और मजीद इसमें कोई और केमिकल ऐड करके तो वो डब्बे वाला दूध, रबड़ी, वो क्या कहते हैं यार उन डब्बों को, टेट्रा पैक होते क्या होते हैं, चलो मिल्क के पैकेट्स हो गए जी, ठीक है। ये हम इससे आगे फिर उनको पैकेट्स में बंद करके कुछ प्रिजर्वेटिव्स डाल के तो ये बेचते हैं और ये आगे सेल होता है। और क्रीम को फिर आगे किसी और प्रोसेस में ले जाके इसमें से हो सकता है मजीद टुकड़े करके, मेरे ख्याल में घी भी इसी से बनेगा, तो इससे आगे हम घी बना लेते हैं या मक्खन भी निकाल लेते हैं। अब ये अगेन जॉइंट प्रोडक्ट हो गए। तो एक प्रोसेस का आउटपुट अगर एक से डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, एक से ज्यादा, तो उनको जॉइंट प्रोडक्ट्स कहते हैं। इस मिसाल में तो डबल जॉइंट हो गए, इसलिए इससे हम सिर्फ घी बना के वही बेच देते हैं बस, और ये आगे सेल हो जाएगा। तो किसी भी प्रोसेस का जो आउटपुट है, अगर वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, और प्रोडक्ट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो आगे सेल होते हैं, तो इनको जॉइंट प्रोडक्ट्स कहते हैं। ये कहलाएंगे जॉइंट प्रोडक्ट्स। हो सकता है वो फर्दर प्रोसेस होके कुछ और बनते हो, और हो सकता है कि वो एज इट इज बिक जाते हो, यानी वो फर्दर कोई और चीज भी बन सकते हैं, और हो सकता है बस अब उन्होंने पैक होके बिकना ही हो। तो उस प्रोसेस का सवाल जिसका आउटपुट एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हो, वो सीखने लगे। हम लोग इस वक्त उस प्रोसेस को डिस्कस करने लगे हैं जिसका आउटपुट मल्टीपल प्रोडक्ट्स है। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम क्या है, यानी कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मुश्किल है इसमें? हाँ, इनकी अलग अलग वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये अलग प्रोडक्ट है, वो अलग प्रोडक्ट है, तो हमें दोनों की अलग अलग कॉस्ट चाहिए। अभी तक हम एंड जहां तक करके आए हैं, हम कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स निकालना सीख चुके हैं। जैसे अगर ये 6000 केजी उबालने के बाद क्रीम निकली इसमें से कोई 500 केजी, इतनी निकलती नहीं है वैसे, लेकिन चले खालिस था, और कोई 5000 किलो ये उबला हुआ दूध आ गया, बाकी इधर उधर उड़ गया। तो ये जो 500 केजी क्रीम है और जो 5000 केजी मिल्क है, अगर इससे पहले तक यानी कल तक का हम टॉपिक देखें तो 5500 किलो आउटपुट है, 5500 केजी आउटपुट है। चाहे फाइफो मेथड हो चाहे एफको मेथड हो, जो हमने इस 5500 केजी कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स निकालना सीख ली थी, अब हमने उसे एक स्टेप आगे चलना है और इस टोटल को क्या करना है, 2 में तोड़ना है। ये करने लगे, यानी जो अब तक की मेहनत कर रहे थे वो सब की सब वैसी ही है, उससे एक स्टेप और आगे जाना है और कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स को तोड़ना है। अच्छा, इस प्रोसेस में अगर कोई क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस है तो वो क्रीम है कि वो ये नहीं है, वो भी यही है। आउटपुट होगा तो क्रीम और मिल्क टूटेगा, यानी जॉइंट प्रोडक्ट्स कॉन्सेप्चुअली हैं ही आउटपुट के टुकड़े, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के 2 टुकड़े नहीं है। इसी तरह से अगर यहां पर लॉस हो गया जो कि हो गया 400, तो ये क्या है, मिल्क है क्रीम है? नहीं, मतलब ये है कि ये है, ये। तो ये जो जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं ये है ही आउटपुट के बाद की डिस्कशन, ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस और की डिस्कशन नहीं है, ये आउटपुट की डिस्कशन है। तो जो आज तक हमने आउटपुट की कॉस्ट निकालनी सीखी थी, अब हमने बस एक स्टेप आगे बढ़ना है और उसको तोड़ना है, ये करने लगे हैं। तो हम करने ये लगे हैं कि कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स, चाहे फाइफो हो चाहे एफको हो, एज will be calculated as studied आज तक।
और जब ये कैलकुलेट हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स will be split into cost of each joint product. अच्छा, अगर बांटना है तो 2 पे डिवाइड कर दें, फिर किसी रेशो में बांटना पड़ेगा, तो वो जो रेशो है ना वो 2 चलती है, दोनों में से कोई एक, इन रेशो ऑफ। 2 तरीके चलते हैं, इन दोनों में से जो अफजल तरीका वो भी बता देता हूं। बहरहाल 2 तरीके चलते हैं। एक तरीका है जो कि आपको यहां नजर भी आ रहा है, किस रेशो में बांटते हैं, ये एक तरीका है, लेकिन ये अफजल तरीका नहीं है। हम बांट देंगे इन रेशो ऑफ टोटल क्वांटिटीज प्रोड्यूस्ड, जो टोटल क्वांटिटीज बनाई उसकी रेशो में, लेकिन ये अफजल तरीका नहीं। अफजल तरीका ये है टोटल एनआरवी, और उसकी रीजन बताता हूं सवाल के साथ। अच्छा, ये अंग्रेजी लिखी भी हो सकती है और नहीं भी लिखी हो सकती, ये भी सवाल के साथ सिखाता हूं। इसको कहते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ये मैं सवाल के साथ सिखाता हूं, उसका मतलब क्या है। स्प्लिट ऑफ पॉइंट का मतलब क्या है वो मैं आपको भी एक सवाल कराता हूं, उससे सिखाता हूं। टोटल एनआरवी ऑफ जेपीज प्रोड्यूस्ड, जितने भी जेपीज बनाए हैं उनकी टोटल एनआरवी। ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट का मतलब मैं सवाल से सिखाता हूं। इन दोनों में से ना अफजल ये है, अफजल तरीका ये है। अच्छा, जिनको ये बात नहीं समझ आई, प्रेफर्ड ये है, प्रेफर्ड तरीका ये। और अगर सवाल में क्लियरली मेंशन्ड है कौन सी रेशो लेनी है, तो फिर जो मेंशन्ड है। लेकिन अगर आपके पास ये डाटा है तो ये नहीं, ये यूज करेंगे। और अगर एनआरबी का डाटा ही नहीं है जैसे इस सवाल में, तो फिर तो मजबूरन क्वांटिटी करना पड़ेगा। तो प्रेफर्ड तरीका ये है, लेकिन देखना पड़ेगा सवाल की इंफॉर्मेशन और वर्डिंग को। चले पहले सिर्फ छोटे छोटे 1-2 सवाल करते हैं जिसमें मैं आपको ये फिगर दूंगा और फिर इसको तोड़ेंगे, ताकि मैं आपको ये चीज सिखा लूं। उसके बाद फिर फुल फ्लैग सवाल भी कर लेंगे। तो लिखिए सवाल। नोटेड? लिखिए सवाल दी। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रेज टू प्रोसेस
कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। प्रोसेस 1 चले। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू प्रोसेस 1 फॉर द मंथ ऑफ मे। जी हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो जो भी होमवर्क दिया उसमें 2 प्रोसेस है ना। फिर ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट के सवाल ऐसे हैं जिनमें प्रोसेस 1 में ज्वाइंट प्रोडक्ट होगा, फिर उस पर ये वाली मेहनत लगाएंगे, फिर उनमें से एक प्रोसेस 2 में जाएगा, फिर उस पर प्रोसेस 2 वाली मेहनत लगेगी। बिल्कुल हो सकता है। 15-16 नंबर का सवाल, 18-19-20 नंबर का सवाल भी प्रोसेस कॉस्टिंग से हो सकता है। इसीलिए तो इतनी सारी मेहनत करा रहा हूं इसमें, चीजें बहुत ज्यादा है इसमें। लेकिन ये अगर आपने इसको मेहनत से पढ़ लिया तो ये नंबर देने वाला टॉपिक है। अभी तक इतने सारे पास पेपर के सवाल किए हैं तो कोई इंपॉसिबली मुश्किल तो नहीं है ये टॉपिक। क्या लिखा भाई? अच्छा इसका तो कुछ नहीं लिखा। टोटल कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स, टोटल कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स बताता हूँ मैं इसे। टोटल कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स है 950,000, 9.5 लाख। आउटपुट कंप्राइजेज ऑफ, आउटपुट कंप्राइजेज ऑफ, अच्छा अब कंप्राइजेज ऑफ के बाद कंप्राइजेज ऑफ जेपीए और जेपीबी, और इसके यूनिट्स 4,000 और 7,000, 4,000 और 7,000। ए 4,000 यूनिट्स हैं और बी 7,000 यूनिट्स हैं। Product A is sold, product A is sold at a price of 250 per unit, 250 per unit after incurring selling costs of 10 रुपए पर यूनिट, ₹10 पर यूनिट। और प्रोडक्ट बी इज सोल्ड, प्रोडक्ट बी इज सोल्ड एट अ प्राइस ऑफ 100 रुपए, 100 पर यूनिट, after incurring selling cost of 5 रुपए पर यूनिट, ₹5 पर यूनिट। मुझसे रिक्वायर्ड है कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच जेपी, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच जेपी if joint cost is allocated, if joint cost is allocated in ratio of पार्ट ए ये और पार्ट बी ये, पार्ट ए ये और पार्ट बी ये। हमने टोटल कॉस्ट को बांटना है ए और बी में। पार्ट ए किस रेशियो में बांटना है? क्वांटिटीज। तो 9 क्या है, 9,50,000 को मैंने इनके यूनिट्स की रेशियो में बांटना है, इनटू 4,000 ओवर 11,000। जी 345455 604545।
तो ये हमने 950,000 को बांट दिया यूनिट की रेशो में। लेकिन मैंने पूछा तो ये नहीं है, पूछा तो मैंने है पर यूनिट। तो अब अगर इसको पर यूनिट करें तो A 345,455 डिवाइडेड बाय 4000 और B 604,545 डिवाइडेड बाय 7000 जी कितना 86.36 और ये क्या, ये सेम क्यों आ गई, ये क्या होगा, हाँ जी सेम क्यों आ गई, सेम ही आनी चाहिए। तो है सेम ही आना था, क्यों सेम आना था, क्या प्रोडक्ट एक ही है, दो हैं, दो प्रोडक्ट है भाई, एक प्रोसेस से बन रहे हैं, तो इसका मतलब है जॉइंट प्रोडक्ट्स हमेशा हर एक की सेम पर यूनिट कॉस्ट हुआ करेगी। तो इसका मतलब है कि जॉइंट प्रोडक्ट्स की हमेशा पर यूनिट कॉस्ट सेम हुआ करेगी। तो हम जो इसका कर रहे हैं ना, अगर आप गौर करें तो हम 950 को 11,000 से डिवाइड कर रहे हैं। करिए 950 को 11 से डिवाइड, यही है, यानी हम इसको 11,000 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 से मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 7 से मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर रहे हैं। तो कर तो हम इन सबको 11,000 से डिवाइड रहे हैं, और हमारा 11,000 से डिवाइड करना, हमारी ये हरकत शो कर रही है कि हमारी नजर में दोनों एक जैसे। हम अगर इसको 11,000 यूनिट से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे ख्याल में ये सब एक जैसे, तभी तो उनको मिला के 11,000 कह दिया, इसलिए सेम आ रहा है। पार्ट बी में सेम नहीं आएगा, अभी पार्ट बी करूंगा उसमें नहीं आएगा सेम। तो अगर हमने यूनिट्स की रेशो में बांटा तो हर जेपी की पर यूनिट कॉस्ट एक ही निकलनी है, क्योंकि हम टोटल को डिवाइड ही 11,000 से कर रहे हैं, चाहे ये हो चाहे ये हो, हम 11 से डिवाइड कर रहे हैं। देखें 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड कर दिया, 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 से डिवाइड कर दिया, तो हो तो 9.5 लाख डिवाइडेड बाय 11,000 ही रहा है। ये है अगर हमने रेशो लेनी है यूनिट्स की। तो पहले टोटल कॉस्ट को बांटा, बंट गई, उसके अब हर एक की अपनी अपनी पर यूनिट कॉस्ट निकाल ली। ये फेयर क्यों नहीं है, मतलब ये नहीं है फेयर, क्यों नहीं है फेयर? देखें ये, अच्छा घर का खर्चा चलाना है, दो भाइयों ने मिलकर, एक ने किया है सीए, एक ने मैट्रिक करके क्लर्क लगाए गई, तो पाजी ने कहा दोनों बराबर बराबर कमा के लाओ, दोनों बराबर खर्चा उठाएंगे, तो ये इंसाफ वाली बात नहीं। तो जब इन दोनों ने डिफरेंट कमा के लाना है, कहां डिफरेंट कमा के लाना है, एक बिकना है 250 का, एक बिकना है 100 का, तो जिसने ज्यादा महंगा बिकना है तो फिर उसके लिए कॉस्ट भी ज्यादा बटनी चाहिए। ये मैंने भी आधा जुमला बोला है, ये पूरा सही नहीं, क्योंकि 250 और 100 को देख के नहीं फैसला करना, इनके टोटल को देख के फैसला करना। तो जो हमें ज्यादा पैसे कमा के देगा फिर कॉस्ट भी ज्यादा उसी को ही चार्ज होनी चाहिए। तो इसलिए ये फेयर तरीका नहीं है। फेयर तरीका ये है कि हम पहले ये निकालें कि कौन कितना कमा के देगा, यानी दोनों की टोटल एनआरवी निकालेंगे। यूनिट्स तो गिवन थे ना, इसलिए मैंने डायरेक्टली एलोकेशन कर ली। अब यूनिट्स की पहले हमें टोटल एनआरवी निकालनी पड़ेगी, फिर उसकी रेशो लेंगे। तो पहले तो टोटल एनआरवी निकालनी पड़ेगी। प्रोडक्ट ए 4,000 यूनिट्स इंटू 250 माइनस 10, 960। बी 7,000 इंटू 100 माइनस 5, 665 000। ये आ गई टोटल एनआरवी 1625 000। इसकी रेशो में बांटेंगे, एलोकेशन होगी अब
ए 9.5 लाख 960 1625 और बी 5 6 1 2 3 1 3 8 8 7 6 9 ये 9.5 लाख बांट दिया। अब देखें जिसने टोटल ज्यादा कमा के देना है ना तो 9.5 लाख में से ज्यादा उसको चला गया। और कॉस्ट पर यूनिट ए हमें एक फिर कितने का पड़ रहा है 5 6 1 2 3 1 डिवाइडेड बाय 4000 1420.31 और बी कितने का पड़ रहा है 3 8 8 7 6 9 डिवाइडेड बाय 55.54। ये महंगा बिकना है इसलिए इसको ज्यादा कॉस्ट चलेगी, ये सस्ता बिकना है इसलिए इसको कम ले। तो कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स जैसे निकालते हैं वैसे ही निकलेगी, उसके बाद फिर उसको किसी रेशो में बांटेंगे। और इसको स्प्लिट ऑफ पॉइंट इसलिए कहते हैं कि ये क्रीम और मिल्क की डिस्कशन ही कब आई है जब वो प्रोसेस 1 से आउटपुट है, इसको स्प्लिट ऑफ पॉइंट कहते हैं। यानी स्प्लिट ऑफ पॉइंट ये नहीं है, ये जहां इनमें तकसीम हुई है ना कि ये क्रीम है और ये मिल्क है, इसको स्प्लिट ऑफ पॉइंट कहते हैं। यानी प्रोसेस 1 का एंड, इसको स्प्लिट ऑफ पॉइंट कहते हैं। नहीं है तो फिर इनकी एनआरपी कैसे निकलेगी? अगला सवाल लिखें। हाँ जी, वो सवाल सॉल्यूशन नोटेड और लिखें सवाल। कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स
8 लाख है, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट 8 लाख, और आउटपुट कंप्राइजेज ऑफ ए 3000 यूनिट्स और बी 5000 यूनिट्स। A is sold immediately. A is sold immediately at a price of 120 रुपए, 120 after incurring selling cost of 8 रुपए। ये दोनों पर यूनिट ही है। प्रोडक्ट बी is further processed into B plus, further processed into B plus after incurring ₹50 per unit, ₹50 per unit, and then sold at a price of 400 per unit, ₹400 per unit after incurring selling cost of ₹15 per unit, ₹15 per unit। रिक्वायर्ड है मुझसे कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट, और मैंने नहीं बताया कि रेशो कौन सी लेनी है, तो फिर बाय डिफॉल्ट एनआरवी की रेशो है। अभी हम इस वक्त कॉस्ट को किस में बांटने लगे, ए और बी में या बी प्लस में? ए और बी में। अभी इस वक्त ये बी है, बी प्लस नहीं है। अभी ए के कितने यूनिट्स बने? 3000, और ये बिक जाएगा 120 माइनस 8 जी, 336। बी तो बिकेगा ही नहीं, बी तो नहीं बिकेगा। तो अगर हमें बी की एनआरवी निकालनी, एनआरवी है, तो वो बिकेगा तो नहीं, लेकिन अगर बी प्लस बन जाए तो बिक जाएगा। और बी प्लस कितने का बिक जाएगा? लेकिन अभी ये बी प्लस नहीं है, तो इस पे पहले हमें 50 भी खर्च करना होगा और 15 तो करना ही होगा, तब कहीं जाकर ये हमें कितने पैसे कमा के देगा? 1675000। ये अभी इस वक्त सेल प्राइस मैंने बी प्लस की लिखी है, लेकिन 50 माइनस करने से ये इफेक्टिवली बी की बन गई है। इसलिए इसको कहते हैं एनआरवी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, कि अभी इस वक्त जो औकात है उसकी एनआरवी क्या है। अगर मैं ये 50 ना लेता तो फिर तो ये बी प्लस की एनआरवी होती, लेकिन हमें एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट यानी बी की इस वक्त एनआरवी चाहिए, तो वो 50 लगाएंगे तो वो बी प्लस बनेगा। तो इसलिए एनआरवी निकालने के लिए हमें फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी माइनस करनी पड़ेगी। 20111000। तो अब हम 8 लाख को इस रेशो में बांटेंगे, 336 2011, 1675 2011, 133 665 666
ये हमने 8 लाख को बांट दिया और अब इसकी पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए 133,665 डिवाइडेड बाय 3000 और 66,635 डिवाइडेड बाय 5000 44.56 और 0.27. और लिखें सवाल। अगले सवाल में डाल रहा हूं। Cost of completed units. Cost of completed units 7,700,000. Output comprises of ये कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स है पता नहीं कितनी 7,700,000 और आउटपुट कंप्राइजेस वो है प्रोडक्ट ए will be sold at a price of 180 per unit after incurring selling cost of 10 रुपए per unit. Product B will be converted into 3,600 यूनिट्स ऑफ B प्लस, यानी 4,000 यूनिट्स प्रोसेस 2 में डालेंगे तो 10% चुस हो गए उड़ जाएंगे, 3,600 बन सकेंगे. तो प्रोडक्ट B विल बी क्या कहें कन्वर्टेड इनटू 3,600 units of B plus in next process, in which conversion cost of 50,000 रुपए, will also be incurred. B plus is sold
B plus is sold at a price of 250 रुपए पर यूनिट, 250 पर यूनिट। रेशो नहीं बताई क्या रखनी है, तो एनआरवी कॉस्ट पर यूनिट आपसे रिक्वायर्ड है, बताएं। ए और बी की कॉस्ट पर यूनिट निकालें। ये तो आपने सोचना है। चले, इसमें जो सोचने वाली बात रखी थी वहां तक तो अब गुजर ही गए होंगे सारे। टोटल एनआरवी का मतलब है कि हमें टोटल नेट एनआरवी, क्योंकि कल को मजीद खर्चा करना होगा। एनआरवी फ्यूचर का कॉन्सेप्ट होता है, जो मिलेगा माइनस जो जो खर्चा होगा। तो ए के यूनिट्स 2500 और ये ही है जो एक यूनिट 180 का बिकेगा, तो इसलिए इसको हम बिल्कुल 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। यही है जो इतने का बिकना है। 425 बी के यूनिट्स कितने? 4000। और जब मैं यहां पर यूनिट कॉस्ट निकालूंगा ना, तो डिवाइडेड बाय 4000 ही करूंगा, क्योंकि बी के यूनिट्स हैं 4000। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि बी जितना भी है टोटल कितना कमा के देगा, तो वो 4000 इंटू 250 नहीं हो सकता, 3600 इंटू 250 होगा। क्योंकि 250 इंटू 4000 करेंगे तो उसका मतलब होगा कि एक बी 250 का बिक जाएगा। एक तो बिकेगा ही नहीं, पहले वो बी प्लस में कन्वर्ट होगा, और 4000 के 4000 तो बिक ही नहीं सकेंगे, बिकेंगे ही सिर्फ 3600। ये भी पर यूनिट था, ये भी पर यूनिट था, तो मैंने इनको नेट करके मल्टीप्लाई कर लिया। ये पर यूनिट है इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस 50,000 पूरा कर लिया जी। 850,000 1275। टोटल एनआरवी का मतलब है कि जितने यूनिट्स हमने बनाए वो टोटल कितना पैसा लाके देंगे, तो वो इतना पैसा लाके देंगे।
जी 3600 में एतराज है? कोई एतराज? 5000 क्यों लिखा? मैंने दिया तो है। अच्छा चले 50,000 डिवाइड बाय, फिर उसके बाद 36 से मल्टीप्लाई कर दे, कर दे 3600 से डिवाइड कर दे, मल्टीप्लाई कर दे 7 लाख 425 ओवर अब इस 2 बहुत सारे 3 को डिवाइड कर देते हैं 2500 से, और 4667 को 4000, यहां 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हम बी के 1 यूनिट की कॉस्ट निकाल रहे हैं। 93.3 चल ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।